जय हिंद। आप सबको इंतजार होगा कि जो चाइना और इंडिया के साथ जो फेस ऑफ हो रहा है और कैसे दोनों देशों के बीच क्या समझौता हुआ, दोनों देश पीछे हट रहे हैं या नहीं, इसके बारे में आप लोग का काफ़ी कमेंट आ रहा है। हम वीडियो थोड़ा सा लेट कर दिए। एक्चुअली क्या था कि जो पटना में अनाथ आश्रम था उसको हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं कोरोना को लेकर, थोड़ा सा लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। इस वजह से थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया। बस वो 1-2 दिन में वो भी सेटल हो जाएगा, फिर आपको हर चीज़ें कंटिन्यू मिलेगी। तो चलिए समझते हैं आखिर कौन कौन से कारण थे जिससे चाइना को पीछे हटना पड़ा। अब ये जो पीछे हटने की प्रक्रिया है वो चालू भी हो चुकी है, तंबू भी चाइना अब उखाड़ना चालू कर लिया अपना। तो इन सारी चीज़ों को समझिए, हम हर चीज़ आपको A to Z बता चुके हैं, यहाँ सिस्टमेटिक ढंग से बताते हैं। जैसे ये गलवान घाटी में ये जो विवाद स्टार्ट हुआ, तो इसके पीछे हटने में अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो हम कहते हैं वो आप लोग का है। आप लोग ने ही चाइना को पीछे हटाया, सबसे बड़ा योगदान आप लोग का है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र में सरकार की शक्ति जनता से आती है। कहा भी जाता है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का सरकार ही लोकतंत्र होता है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल इज नोन एज द डेमोक्रेसी। तो आप लोगों ने जो जबरदस्त बाइकॉट चाइना किया, हमने जो बाइकॉट चाइना पे वीडियो बनाए थे वो घर घर पहुंचा दिए आप लोग, फेसबुक से, हर चीज से। और दूसरा कि इतने लोग सजग हो गए कि खुद हम चौंक गए कि हमारे देश के लोग इतने सजग हो गए। बहुत खुशी हुआ कि चाइना के सामानों का इतना बाइकॉट चालू हुआ कि चाइना एकदम परेशान हो गया। और हमने एक वीडियो में भी बताया था कि भारत सरकार को बंदरगाहों पे चाइनीज सामानों को कस्टम में एकदम फंसा देना चाहिए, और हुआ भी वैसे ही। भारत सरकार ने चाइना के जहाजों को एंट्री करने पर रोक लगा दिया, 6-7 दिन वेट करा दिया उन लोग को। तो बाइकॉट चाइना से चाइना को लग गया कि भैया हमारा लॉन्ग टाइम घाटा हो जाएगा। उसके बाद जब भारत ने लोगों का मूड देखा कि भारत सरकार के साथ लोग खड़े हैं, तो भारत ने क्या किया, चाइना के इकोनॉमिक एरिया पर चोट करना चालू किया, जिसमें सबसे पहले FDI नियम, जिसमें बताए थे कि भारत सरकार ने कह दिया कि जिसकी सीमा भारत से लगती है वो 10% से ज्यादा का निवेश नहीं कर सकते। अब 10% से कम रहेंगे तो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। अब 10% से ज्यादा हो जाते हैं तो पोर्टफोलियो से जाके FDI के एरिया में जाने लगता है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत सरकार ने जैसे इसको रोक लगाया ताकि चाइनीज कंपनियां भारत को टेक ओवर न कर सके, तो भारत ने तो रोक लगाया ही, चाइना का बहुत खास दोस्त म्यांमार ने रोक लगा दिया, बर्मा जिसका पुराना नाम था, अफगानिस्तान ने रोक लगा दिया, अन्य देशों ने रोक लगा दिया, यूरोप ने रोक लगा दिया पूरी तरह से। चाइना बौखला गया कि सोच रहा अपने तो हमको मारिए रहा है, दूसरों से पिटवा रहा है, तो FDI गया। दूसरा चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिए लोग, और जिसमें सबसे ज्यादा बौखलाया है टिकटॉक। अब टिकटॉक कह रहा है भारत को कि हम WTO में जाएंगे, और WTO का नियम है कि आप किसी देश के व्यापार को दूसरे देश के व्यापार में रोकेंगे नहीं। लेकिन यहाँ WTO में चाइना खुद पहुंच जाएगा, क्योंकि WTO किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन या एप्स के मामले में ज्यादा कठोर नियम नहीं बनाया है, और भारत इस नियम का सदस्य भी नहीं है, भले WTO का है। दूसरा कि WTO के आगे भारत का एक सबसे बड़ा रहेगा कि जो टिकटॉक था वो वल्गर, अश्लीलता भी परोस रहा था और उल्टा सीधा हो रहा था। बहुत से लड़कों को तो हम मर्द समझते थे, टिकटॉक आने के बाद पता चला ससुरे अंदर से एक्चुअली वो मेहरारू है। साड़ी पहन झमका रहे थे, सब समझ में नहीं आ रहा था। टिकटॉक पे बहुत से अच्छे लोग थे, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर यही चल रहा था। तो एक कल्चर पे निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था, तो भारत वहां भी जीत जाएगा, क्योंकि भैया हम अपना कल्चर नहीं ना खराब करेंगे आपके टिकटॉक की वजह से। हमको दुश्मनी रहता तो हम यूट्यूब को भी बैन करते, लेकिन भारत ने कभी यूट्यूब को बैन किया? आप उल्टा सीधा यूट्यूब पे डालिए ना, आपको यूट्यूब खुद डिलीट कर देगा आपके उस चीज को। लेकिन टिकटॉक ऐसा नहीं कर रहा था, तुरंत कर रहा था। तो टिकटॉक पे वो लगभग आना नामुमकिन है, आप ये समझिए, और नहीं आए तो बहुत अच्छा है। तो ये हो गया। दूसरा, रेलवे जो हम आपको बताए थे, ईस्टर्न रेलवे का कॉरिडोर था, वो कानपुर से लेके मुगल सराय के बीच, जिसका नाम दीनदयाल है, वहां के बीच जो सिग्नलिंग का काम था उसको रोकवा दिया गया। रेलवे से गया चाइना वहां पर। महाराष्ट्र ने अपने एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को रोकवा दिया। नितिन गडकरी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत के किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट में जिन देशों का हमारे साथ सीमा विवाद है वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 5G टेक्नोलॉजी के मामले में मुंह खोल के बैठी थी उसकी ZTE कंपनी और हुआवे कंपनी, सब लोग गए। इस बार भारत ने जो आमंत्रण किया है 5G वालों को, उनमें इनको बुलाया भी नहीं है। नोकिया को बुलाया है, इरिक्सन को बुलाया और सैमसंग को, और सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली चांसेज है कि सैमसंग इस मामले में काफी साफ सुथरा छवि रखता है। तो गवर्नमेंट ने इतना तगड़ा एक्शन क्यों लिया? क्योंकि आप लोगों का साथ था। हकीकत में मानिए, अगर आप गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़े रहते ना, तो गवर्नमेंट आपको ये एक्शन नहीं ले पाती। आप यकीन कीजिए कि हमारा वीडियो दूसरा आदमी टिकटॉक पे डालता था, हमको टिकटॉक नहीं आता है,
अन्ना ही मेरी आईडी थी, वो डाल रहा था, और उस आदमी का मेरे वीडियो की वजह से 1.5 लाख फॉलोवर हो गए थे। तो हमको भी टिकटॉक में बड़ी फेमस किया था, तो लेकिन हम भी खुल के साथ हैं। और हम तो कई लोगों का, टिकटॉक वालों का भी धन्यवाद करते हैं जिनके लाखों लाखों सब्सक्राइबर थे, मतलब उसमें मिलियन में उनके फॉलोवर थे, और जब गवर्नमेंट ने बैन किया तो वो विरोध नहीं किए, बल्कि दुख जताए कि हम बहुत फेमस थे, हम बहुत मेहनत किए थे, लेकिन हम गवर्नमेंट के साथ हैं। तो हम उन लोग का भी धन्यवाद करते हैं कि आपने गवर्नमेंट के साथ डट के खड़े रहे, और आगे भी आप खड़े रहिएगा, क्योंकि सबसे पहले होता है देश, उसके बाद है आप। तो ये हो गया। उसके बाद जो ट्रेड वॉर चालू हुआ वो जबरदस्त हो गया। अमेरिका पूरी तरह कमर कस लिया कि चाइना के ट्रेड को रोकना है। हुआवे कंपनी को तो उसमें भगा ही दिया, कहा कि 8 साल का बैन लगा देते हैं। 8 साल, अब आप बताइए ना, जियो पे 8 साल का बैन लगा दीजिएगा तो 8 साल बाद तुम टेक्नोलॉजी जाओगे तो बर्बादे हो जाओगे। तो ट्रेड वॉर चालू हो गया। और जो कोरोना फैलाना, WHO ने भी रिपोर्ट कर दिया कि भाई चाइना ने बहुत सी चीजों को छुपाया है, और वहां तरह तरह की बीमारियां चल रही है। अभी वहां पे प्लेग चालू हो गया, बुटोनिकल प्लेग। हालांकि प्लेग उतना खतरनाक आज के जमाने में नहीं, क्योंकि वो बैक्टीरियल है, वायरल डिजीज ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो एक कोरोना के चक्कर में, और चाइना अमेरिका को भी फंसा सकता था, गारंटी मानिए आप। वो भारत को फंसाता है पाकिस्तान के थ्रू, और अमेरिका को फंसाता है नॉर्थ कोरिया के थ्रू। नॉर्थ कोरिया समझते हैं पगला जो है, वो नॉर्थ कोरिया के थ्रू फंसा देता है अमेरिका को। तो नॉर्थ कोरिया का पगला किम जोंग अभी कहां है पता नहीं चल रहा है, नॉर्थ कोरिया वाला किम जोंग। तो ये यहां भी एक चाइना के साथ दिक्कत हो गया कि वो अमेरिका को कैसे रोके, और अमेरिका एकदम खुल के चाइना के विरोध में आ गया। उसके बाद जो डिप्लोमेसी थी भारत की, गजब की थी, मत पूछिए। जितने बड़े लेवल के लोग थे वो बातचीत की बात कर रहे थे, सेना के बड़े अधिकारी बातचीत कर रहे थे, और सेना के जो छोटे अधिकारी थे, जो सिपाही थे हमारे बिहार रेजिमेंट वालों को देखे लतिया के थूर दिया सब। तो छोटका छोटका जो रैंक के थे लोग, वो मार मार के पूछ रहा था सब, अब बड़का वाला पॉलिश लगा रहा था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो सब मनबड़ हो गया है, सब पीट दिया, सब चलिए। अब चाइना कंफ्यूज हो गया कि ससुरा गरम दल वाला है सर कि नरम दल वाला है। और भारत की जो टॉप लेवल की लीडरशिप थी वो इस चीज को इग्नोर कर दी। भारत सरकार का मनोबल आप देखे होंगे कि गवर्नमेंट ज्यादा नहीं बोल रही थी, भले विपक्ष कह रहा था गवर्नमेंट चुप क्यों है चुप क्यों है। देखिए विपक्ष का काम है बोलना, आप ज्यादा किसी पार्टी के फेवर में नहीं या विरोध में नहीं रहिए। जो भी पार्टी जो विपक्ष में रहती है ना, वो ऐसे ही बोलती है, आप देख सकते हैं चाहे जब भी हो, आप ऐसे ही बोला जाता है। तो ये सब ज्यादा आप राजनीति में नहीं पड़िएगा। तो डिप्लोमेसी भारत की बहुत जबरदस्त काम आ गई यहां पर। 7वां रीजन में देखेंगे आप तो भारत के साथ जो फटाफट डिफेंस डील की गई थी। हालांकि भारत सरकार ने काफी गलती किया था। गलतियां तो मनोहर पर्रिकर के समय से ही होने लग रही थी जब उन्हें रक्षा मंत्रालय दिया गया। मोदी सरकार ने एक शुरू में गलती क्या किया कि उन्होंने रक्षा डिपार्टमेंट को उतना तरजीह दिया ही नहीं। कभी निर्मला सीतारमण को लाना, कभी मनोहर पर्रिकर को लाना, इतना नहीं ध्यान दिया गया। लेकिन इधर जो पिछले 2 महीने में हो रहा है, अगर ये पिछले 6 साल से चलते आ रहा था तो साले की औकात नहीं थी चाइना की जो इतना आगे आ सकते थे। लेकिन फिर भी देर से जगे, लेकिन जगे तो डिप्लोमेसी जो डिफेंस डील हुई धड़ाधड़, जो इजराइल से हुआ, स्पाइक बम हो गया, बराक मिसाइल धड़ाधड़ लगना चालू हो गया, तब चाइना को लगा कि बाप रे बाप भारत जो है ना अब गड़बड़ कर देगा। तब तक उधर से फ्रांस ने राफेल विमान जो थी, एक तो राफेल विमान को समय से पहले डिलीवरी दे दिया और संख्या से ज्यादा दे दिया, और उसमें सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल धड़ाधड़ सप्लाई करना चालू किया। चाइना कहा कि बाप रे बाप गड़बड़ कर देगा यहां पर। और उधर रसिया में जब राजनाथ सिंह गए तो वो Su-30 जहाज और MiG-29 भी जहाज, इन दोनों का स्पेशल वीडियो है, आप देख सकते हैं। ये देने के लिए हामी भर दिया कि भैया हम देंगे, और वो भी रेडी टू फ्लाइट देंगे, यानी जो हमारे यहाँ बन के रेडी है उसको दे देंगे, आप लेके जाइए, एकदम नया वाला यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा हो गया। और रसिया ने चाइना के विरोध के बावजूद S-400 के डील को डिले नहीं किया था। अब यूएस से चाइना के पास सबसे बड़ा दिक्कत था अमेरिका। रियलिटी मानिए, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई भारत की ओर से चाइना पर प्रेशर बनाया है तो अमेरिका ने। ये अलग बात है कि इसमें अमेरिका की खुद की भी दिलचस्पी थी, लेकिन प्रेशर बनाया ना भाई। रसिया देखेंगे आप दोनों में तो एकदम खुल के किसी के फेवर में नहीं था, लेकिन चाइना ने लास्ट में एक ऐसा गलती किया कि रसिया भारत की ओर आ गया। आप देखते रहिए, सब समझ जाएंगे आप लोग। तो अमेरिका, चाइना को लग गया कि अगर पीछे हटेंगे नहीं तो मजबूरी में जो अमेरिका की संसद है वो ये प्रस्ताव पारित कर देगी कि भारत को F-22 दे दिया जाए, F-35 दे दिया जाए। अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया अमेरिका में तो ये चाइना के लिए एक बुरे सपना जैसा, कोई नहीं, दूसरा कुछ नहीं है। चाइना की तुलना डायनासोर से किया जाता है ना, ड्रैगन वहां पे, तो वो ससुरा अगर ये मिल जाएगा हम लोग को ना तो ड्रैगन वैसे ही गायब हो जाएगा यहां से ना, जैसे ड्रैगन गायब हो गया था ओरिजिनल। तो
ये जो अब अगला जो था ऑस्ट्रेलिया जो था वो भारत के करीब आते जा रहा था। आप देखेंगे लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट के तहत भारत ने ऑस्ट्रेलिया का कोकोस आइलैंड ले लिया और अंडमान निकोबार पर भी बात चलने लगी कि आप आइए। तो चाइना को लगा कि अगर हम ये फेस ऑफ ज्यादा लंबा करेंगे तो ये पूरा आगे बढ़ते जाएगा, सब यहाँ पे सब का सब चला आ रहा है, इतना हथियार दे के यहाँ पर, तो इससे भारत मजबूत होते जाएगा। और दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप 62 की लड़ाई की तरफ एक तरफा कर लीजिएगा यहाँ पर। और अभी के जो पब्लिक का भी सपोर्ट बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट भी पूरी तरह से मेजॉरिटी में है और गवर्नमेंट भी एक्शन लेने के मूड में है। तो आप एक तो चाइना को लग गया कि ज्यादा लंबा खींचेंगे तो भारत की दोस्ती बढ़ती जाएगी अन्य देशों के साथ। सबसे भयानक जो था वो तो चाइना फंस गया दक्षिणी चीन सागर में। दक्षिणी चीन सागर में क्या हुआ कि ये साउथ चाइना सी है। अब यहां पे चाइना सोच रहा था अपना आधिपत्य जमाए, जब तक साउथ चाइना सी में अमेरिका ने अपने 3-3 तो विमान वाहक पोत भेज दिए, जिस पर वीडियो बनाए थे। एक उसमें निमित्ज था, रोनाल्ड रीगन था और रूजवेल्ट था। ये तीनों विमान वाहक पोत को उनके बेड़ा को पहुंचा दिया गया दक्षिणी चीन सागर में। और अमेरिका ने अपने यूरोप से जितने भी फौजी थे उनको हटाकर अब प्रेशर बनाने के लिए दिया यहां पर चाइना से मुकाबला के लिए। और वहां पर माइक पोम्पियो ने स्पष्ट भी बोल दिया कि वहां पर चाइना से बाकी हमारे सहयोगियों को खतरा है, इसलिए हम अपने सहयोगी को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। तो चाइना यहां भी फंस गया। और देखेंगे ताइवान, अब यहां ताइवान को देखेंगे। ताइवान जो है यहां पे छोटा सा कंट्री है और वो खुलकर विरोध करने लगा चाइना का। अब चाइना अपनी बहुत सी आर्मी को इस एरिया में डिप्लॉय कर दिया। अब क्या हुआ कि चाइनीज एयरफोर्स ताइवान में घुस गई और अमेरिका ताइवान की मदद करने के लिए घुस गया ताइवान में। ताइवान ने अमेरिका को कहा कि आप यहां सेना का एक अड्डा बना लीजिए। अब चाइना के सामने सरदर्द हो गया कि अगर हम यहां पे अटके रहेंगे गलवान घाटी में तो यहां इसी का फायदा उठा के अमेरिका यहां पे आ जाएगा और हम यहां तो भारत पे एक टेम्पोररी हेडेक दे रहे हैं और अमेरिका यहां आ गया तो हमारे लिए परमानेंट हेडेक हो गया। और उसमें भयंकर सरदर्द हो गया आपका यहां जापान से। जापान ने इसी का फायदा उठाकर क्या किया, द्वीप का अपने अंडर में ले लिया और जापान ने भी यहां आर्मी बढ़ा दिया। तो चाइना को लग गया कि भैया हम सोचे थे कि भारत को घेरेंगे 2 फ्रंट वार पे, एक और पाकिस्तान से एक और हमसे, और हम खुद घिर जा रहे हैं 2 फ्रंट वार पर। और जो भारत का 2 फ्रंट वार है वो करीब है और यहां तो तिब्बत इतना बड़ा पठारी एरिया कि यहां से यहां तक ले आने में इनको बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तब तक इसी में कूद गया हांगकांग की समस्या। हांगकांग भी यहीं पर है, हांगकांग के बारे में पूरा बता चुके हैं आपको। हांगकांग में जो विरोध प्रदर्शन हुआ इसने तो पूरी दुनिया में चाइना का थू थू करा दिया। और यहां दलाई लामा ने जो थे, ये इनका मैटर अलग ही है। इस सब को देखते हुए चाइना इस साइड में फंसते जा रहा था जब तक चाइना ने 2 गलती कर दिया। एक जो भूटान का जो अपनी जमीन में था और वो इम्पॉसिबल है चाइना से विवाद होना, साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो साक्टेंग पर चाइना ने कह दिया कि नहीं ये चाइना से विवादित है। तो दुनिया ने चाइना की बातें नहीं माना, कहा कि नहीं हम फंडिंग नहीं रोकेंगे। तो दुनिया के आगे यहां भी झुकना पड़ा चाइना को। और चाइना ने ना क्या किया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारा, कुल्हाड़ी पे जाके अपना पैर मार दिया। चाइना ने क्या किया, रूस का जो एरिया है व्लादिवोस्टॉक, इस व्लादिवोस्टॉक को कह दिया कि रूस ने जबरदस्ती हमसे एक तरफा संधि करके ले लिया था। अब रूस की जनता इस पर भड़क गई और रूस इस वक्त धीरे धीरे वो दिखने लगा कि नहीं अब वो भारत की ओर जा रहा है, क्योंकि चीन की साम्राज्यवादी नीति है यहाँ पर। अब यहां पर चाइना के लिए समस्या उत्पन्न होने लगा, चारों ओर से वो घिरता हुआ देख लिया। अब कहा कि अब तो हम फंस रहे हैं। तो चाइना की ओर एक ट्रेड जा रहा था, दूसरा कि अगर वो लंबा करता तो पूरी तरह से ये एशिया जो था युद्ध के अखाड़ा में बदलने जा रहा था। बात कर लेते हैं कि भारत ने क्या किया। तो भारत को जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था ना वो हाइट को लेकर था। भारत के जितने भी एयरपोर्ट थे वो काफी हाइट पर थे और इतने हाइट पर नहीं थे कि खुद उन जहाजों को प्रॉब्लम फेस करना पड़े। और वो एयरपोर्ट हो गया या फिर सैन्य अड्डा हो गया, वो बॉर्डर के काफी करीब थे। चाइना के जो एयरपोर्ट थे वो बॉर्डर से काफी दूर थे और बहुत हाइट की वजह से जहाज उतना हाइट पे ज्यादा लोड लेके नहीं उड़ सकती थी। और मान लीजिए उड़ के आती तो इधर ही आती ना, भारत यहाँ करीब नहीं था, तो भारत को हाइट का फायदा ज्यादा उठाना पड़ जाता ओवरऑल एरिया में। दूसरी हमारी आर्मी ने अपने घातक प्लाटून को, स्पेशल कमांडोज को, पारा फोर्सेस को पूरी तरह से भर दिया, धनुष तोप को लगा दिया, बोफोर्स को
लगाने लगा, टैंक्स को उतार दिया, पूरी तरह से तैयारी कर लिया आर्मी, और आर्मी झुकने को रेडी ही नहीं थी। आर्मी के मनोबल को सैल्यूट करते हैं कि हमारी आर्मी एकदम डट के खड़ी थी कि हम नहीं हटेंगे तो नहीं हटेंगे। उसके बाद हमारी एयरफोर्स ने जो तैयारियां की, हम एक दो मेरे दोस्त रहते हैं सब पूना में, वो बोल रहे थे सर कि भाई यहाँ पे एयरफोर्स इतनी मतलब प्रैक्टिस में है, मतलब सोचिए मुंबई और पूना के एरिया में, इस एरिया में एयरफोर्स अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, और वो जानबूझ के कि प्रैक्टिस हम इधर करें ताकि उसको अंदेशा ना हो यहाँ पर, और ताकि एयरफोर्स के लिए ज्यादा दूरी क्या है, यहाँ से आएंगे यहाँ अंबाला एयरबोस पे या आगरा एयरबोस पे फ्यूल भरेंगे, यहाँ से बढ़िया से छोड़ देंगे उनको यहाँ पर। तो सोचिए ओवरऑल चाइना पगला गया कि ससुरा हम तनीसा के चक्कर में थे, ये तो भयानक कर दिया। पूरी एयरफोर्स तैयार हो गई और एयरफोर्स से जहाजों में भर भर के दौलत बेग ओल्डी और लेह में साजो सामान पहुंचाया जाने लगा। तो चाइना को जो लग रहा था कि वो एक तरफा जीत जाएगा, उसको एयरफोर्स ने तो उनके सपने को सपना बना दिया। और जो भारत जो था शुरू से जो हमारी स्ट्रेटजी थी, हमको एक बार हमको हैरानी हुई कि हम एक बार एक बहुत बड़े अफसर थे, रिटायर्ड थे, तो ऐसे मुलाकात हुई थी उनसे, तो वो बता रहे थे कि हमारी जो स्ट्रेटजी थी अरुणाचल प्रदेश में, हम लोगों ने रोड ही नहीं बनाया। रोड इसलिए नहीं बनाया कि पैसा नहीं था, बल्कि डर इस बात का था कि अगर रोड बना देंगे और चाइना घुस जाएगा तो उसको रोड पे आराम से भारत में घुस सकता है, इसलिए चाइना घुस जाएगा, हम रोक नहीं पाएंगे। और रोड इसलिए नहीं बनाए थे कि चाइना ज्यादा अंदर तक नहीं पाएगा। सोचिए कितना भयानक, कितना खराब स्थिति थे हम लोग। और भारत ने, बीआरओ ने आपको बताया थी 80% रोड यहां बना के जो रेडी कर दिया, तो जो भारत पहले बैकफुट पर खेलता था वो फ्रंट फुट पे आकर खेलने लगा। और जब तक ये फेस ऑफ यहां हुआ था तब तक भारत के मजदूर जो थे वो 1500 मजदूर लगातार काम करते रह गए। चाइना कहा तुम रोको, भारत ने कहा कि पहले पीछे हटो तब कुछ बोलना, तो कहा रोकोगे नहीं तो पीछे नहीं हटेंगे। तो भारत ने कहा ससुरा तुमको दिक्कत है सड़क बनाने से, हम सड़क रोकेंगे ही नहीं, तो 2 महीना और यहां खड़ा रहो, मेरा सड़क कंप्लीट होगा। सड़क लगभग कंप्लीट होने जा रहा है, अब तुम ससुरा कौन चीज करेगा, हम लोग सड़कें बनाना चाह रहे थे। तो ये भारत जो बैकफुट पर था वो फ्रंट फुट पे चला गया। सोचिए पहले तो खबर आई कि भारत के 3 जवान शहीद हुए, फिर 20 जवान शहीद हुए, हमने स्वीकारा कि हमारे 20 जवान, एक अफसर संतोष बाबू, ये लोग शहीद हुए हमारे आर्मी से। लेकिन चाइना जो था वो तो माना भी नहीं, बाद में पता चला कि उसके लगभग 43 जवान शहीद हुए और उसने स्वीकारा कि उनका एक कमांडिंग ऑफिसर भी इसमें मारा गया है। तो उनको लग गया कि ससुरे चाइना वाले तैयार बैठे थे तो भारत के 20 जवान को मार पाए, और भारत वाले तैयार नहीं थे तब मार दिए 43 को। और सोचो तैयार बैठा है, अब कितना भयानक मारेगा सर। बिहार रेजिमेंट वाला एकदम डट के खड़ा था सब। अब बिहार रेजिमेंट वाला कह दिया था सब, मतलब उन लोग की अपनी स्ट्रेटजी थी कि बड़े बड़े अफसर लोग आप प्यार से बात कीजिएगा, हम लोग लतिया के बात करेंगे। वैसे भी बिहार में आइएगा ना तो समझ में आएगा, यहाँ बात कम लात ज्यादा चलता है यहाँ पर। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा मनोबल काम किया वो मोदी जी ने किया। मोदी जी ने जो लेह पहुंचे अचानक और सेना का जो मनोबल बढ़ाए, चाइनीज को लग गया कि भारत सरकार पीछे नहीं हटने वाली है, क्योंकि सेना अपनी प्रधानमंत्री का पहुंच जाना सेना के लिए एकदम मनोबल का एकदम 7वें आसमान पे था कि नहीं अब तो हम छोड़ेंगे नहीं, आज न तो पार, आज बदला लेंगे और हम गलवान का तो बदला लेंगे, सीओ साहब का तो बदला लेवे करेंगे और 1962 का भी बदला लेंगे और इस बार कह के लेंगे हम एकदम बढ़िया से। अब मोदी जी पहुंचे और वहां घायल सैनिकों से जब मिले तो इस पे एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि काफी लोग क्वेश्चन उठाने लगे कि ये कैसा हॉस्पिटल है, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला नहीं है। देखिए उन लोग को भी समझ में दिक्कत है कि जो हॉस्पिटल है वो ज्यादातर हॉस्पिटल को आज कोरोना वार्ड में बदल दिया गया है कोरोना को देखते हुए। तो जो लेह का हॉस्पिटल था तो उसमें भी ना कुछ कोरोना के आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे। तो भारत सरकार ने अपने सैनिकों को उस वार्ड में नहीं रखा कि कोरोना हो जाएगा, तो जो हॉस्पिटल का मीटिंग रूम था जिसमें प्रोजेक्टर वगैरह लगे थे उसी मीटिंग रूम में ना बेड लगा दिया और उन सैनिकों को वहां पर रेस्ट के लिए रख दिया वहां पर। अब भारत के सैनिक है, कोनो खिलौना है कि मार देंगे तो हाथ टूट जाएगा। अरे बहादुरी से डटे रहे। लोग पूछ रहे थे कि ये कैसे सैनिक बीमार पड़े, इनका कुछ टूट फूट ही नहीं हुआ। अरे भारत के सैनिक कर्मठ होते हैं। हम लोग जब एनसीसी करते थे ना तो भूखे पेट दौड़ा दिया जाता था हम लोग को 5-5, 10-10 किलोमीटर वहां पर, उसके बाद नाश्ता खाना देते थे। तो एनसीसी में जब इतना तगड़ा प्रैक्टिस कराया जाता था तो सेना में क्या हाल होता होगा। तो वो सैनिकों को वो जो ऑडिटोरियम बनाया गया था उसमें रखा गया था। तो लोगों को लगा कि भैया ये कैसा हॉस्पिटल है। ये गलत बात है। हमें अपनी सेना पर विश्वास होना चाहिए ताकि उनका भी मनोबल बढ़ सके
के हम मानते हैं कि आप लोग भी इस चीज को उतना नहीं उड़ाएंगे। देखिए ये रियलिटी है जो हम आपको बता दिए। तो मोदी जी जो थे वो लेह पहुंच गए, जिन्होंने अपना पूरा संदेश दे दिया और साफ कर दिया कि हमको नहीं हटना है, 1 इंच भी जगह नहीं खोलेंगे। उसके बाद मोदी जी ने सारा दारोमदार सौंप दिया अजीत डोभाल को। तो भारत की ओर से अजीत डोभाल को भेजा गया, हालांकि चाइना की ओर से विदेश मंत्री थे। कुछ लोग का कहना था जब चाइना की ओर से विदेश मंत्री थे तो भारत की ओर से भी एस जयशंकर विदेश मंत्री होने चाहिए। लेकिन जो अजीत डोभाल है ये भारत के रॉ एजेंट भी रह चुके हैं, पाकिस्तान भी बात कर चुके हैं, इन्हें डिप्लोमेटिक थोड़ा सा ज्यादा समझ है। हालांकि ये अलग मैटर होता है कि कोई जो भी डेलीगेट होता है वो पहले से तय बातों पर ही चर्चा करता है। ऐसा नहीं कि आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, पहले से चर्चा होती है, लेकिन एक प्रभाव होता है। तो अजीत डोभाल जैसे आए तो एक तरह से रूप बदलने लगा और चाइना को समझ में आ गया कि भैया अब हम हर तरह से क्या होते जा रहे हैं, घिरते जा रहे हैं। अब इसके बाद चाइना जो था फिंगर 14 से पीछे हट गया और कितना खराब लगा होगा चाइना को, जो तंबू गाड़ा था और वही तंबू उखाड़ा और वहीं पे हमारे कर्नल साहब गए थे और सैनिक गए थे, जहां हमारे 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। और वहां आज उन सैनिकों को आत्मा को शांति मिल रही होगी। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे सैनिकों को कि आपकी शहादत को हमने कभी बेकार नहीं जाने दिया। धन्य है भारत मां के वो सपूत जो डटे हैं बॉर्डर पे हमारे सैनिकों को। उनके बदौलत यहां से तंबू उखाड़ना पड़ गया चाइनीजों को और वो अपने तंबू को उखाड़ के गए। और हद तब हो गया जब गलवान घाटी में वो कई सारे परमानेंट तंबू को अब उखाड़ना चालू कर दिए। और लेकिन अभी भी जो फिंगर 4 एरिया है, जो 500 लेक का एरिया है, वहां पर अभी भी गतिरोध बाकी है। लेकिन हम कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो कटना ही है, यहां से भी हटना ही पड़ेगा, गारंटी है आपको हटना पड़ेगा। लेकिन हम भारत सरकार को भी हम ये कहना चाहते हैं कि आप बिलीव मत कीजिएगा, क्योंकि 1962 में नेहरू ने यही गलती किए थे। नेहरू जी से भी यही कहा गया था कि गलवान घाटी से चाइना पीछे हट गया था, लेकिन उस गलवान घाटी के पीछे हटने के लगभग 80 दिन बाद चाइना ने दोबारा हमला कर दिया। तो आप 62 की कहानी दोहराने मत दीजिएगा। ये हमारा केवल आपसे सलाह है, हमारे नीति निर्देशकों को सलाह है। हमें आप पर उतना भरोसा नहीं है जितना अपने आर्मी पर भरोसा है। इतना भरोसा है कि अगर चाइना लौट के हमला भी किया, हमारे नेताओं से गलती भी हुई, तो भारतीय सेना गलती नहीं करेगी। इस बार सूद समेत वापस लिया जाएगा अपना पूरा एरिया और बढ़िया से पूछा जाएगा। हम तो कहते हैं कि भारतीय सेना एक आसान हम लोग पे भी कर दीजिए, 2-4 को चाइनीजन को बॉर्डर के अंदर भेज दीजिए। सुनो, हम लोग भी 2-3 तमाचा दे दे के अपना गुस्सा शांत कर दे। कितना आदमी अंदर खौला के रखेगा, आदमी जो इधर उधर आ रहा है उसको डांट दे रहा है गुस्सा के चक्कर में। लेकिन फिर भी हमें गर्व है अपनी भारत के सैनिकों पर, जो इस माहौल में भी पूरी तरह, जब देश कोरोना से डर रहा था तो भी वो लोग पूरी तरह से लड़ते रहे और चाइना को अपने घुटने टेकवाने पर मजबूर कर दिया। विश्वास है हमको कि बहुत जल्दी फिंगर 4 से भी चाइना को हटना पड़ेगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। आगे क्या अपडेट आता है उसको A to Z बताते रहेंगे। एक्चुअली अभी हम अपने स्टूडियो में नहीं, हम बाहर से वीडियो शूट कर रहे हैं एक दूसरे जगह पे, तो थोड़ा सा इसमें एनिमेशन या उतना अच्छा से नहीं डाल पाए, आप सॉरी। क्योंकि देखिए हम अपने अनाथ आश्रम को भी नहीं छोड़ सकते, सबके लिए अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे लिए, मेरे लिए, आप सब जरूरी है मेरे लिए, लेकिन उन बच्चों का मेरे सिवा कोई नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा उसमें बिजी हो गए। सॉरी, इसके लिए 1-2 दिन डिस्टर्ब रहेगा। हालांकि वीडियो आपके आते रहेंगे, इसके लिए आप टेंशन नहीं लेंगे। थोड़ा सा टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है, आगे जो भी अपडेट आते रहेगा मिलेंगे उसके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।